हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वाला सेमेस्टर्स वाला। ये जो हमारा सीरीज चल रहा है, जो बीटेक फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं और उनका एक सब्जेक्ट होता है बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो उसमें एक यूनिट जो है वो बेसिकली डेडिकेटेड है फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो ऑलरेडी आपने कई सारे लेक्चर देख लिए होंगे जिसमें से हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, विस्कोसिटी, है ना, पास्कल्स लॉ, प्रेशर मेजरमेंट, यूट्यूब मैनोमीटर, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की, राइट, जो कि है कंटिन्यूटी इक्वेशन। कई बार लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सर ये क्या इक्वेशन है, कैसे आई है, क्या है, तो उन सब बारे में हम बेसिकली आज आपको बताने वाले हैं। तो ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है ये बेसिकली मास बैलेंस पे बेस्ड है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो आपने शायद 11th-12th में पढ़ा होगा, उस पे बेसिकली ये बेस्ड है। इवन मोस्ट ऑफ द लोगों ने इसका 1D फॉर्म तो 11th में पढ़ा ही होगा, राइट। हाँ, हो सकता है कई सारे लोगों ने इसका 3D फॉर्म ना पढ़ा हो, तो आज हम लोग इसके 3D फॉर्म की भी बात करेंगे। लेकिन कंटिन्यूटी पढ़ने, इक्वेशन पढ़ने से पहले जो इस टॉपिक की एक प्री रिक्विजिट इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। प्री रिक्विजिट इंफॉर्मेशन क्या है कि ये स्टडी और यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, ये अगर आपको पता होगा तो आप फिर इस टॉपिक को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो देखिए, स्टडी और यूनिफॉर्म फ्लो, जैसे मैं अगर किसी बच्चे से जब भी बोलता हूं ना कि आप बताओ स्टडी और अनस्टडी क्या होता है, तो बच्चा ये बोलता है सर ए फ्लो इज सेड टू बी स्टडी फ्लो व्हेन द प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, करेक्ट। तो इसमें एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, जैसे कि स्टडी का मतलब बहुत सिंपल है, केवल स्टडी, फ्लो को छोड़ देते हैं। केवल स्टडी का मतलब होता है अगर कोई भी चीज टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही तो उसे हम लोग स्टडी बोलते हैं, करेक्ट। अब जब फ्लो हो रहा है, मान लीजिए हमारा यहाँ पे एक फ्लो हो रहा है, राइट, मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये कोई पाइपलाइन है और यहाँ पे हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब हमारा कंडीशन क्या है कि अगर फ्लो की जो प्रॉपर्टीज है, जो भी प्रॉपर्टीज है, वो अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही तो स्टडी बोलेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक पर्टिकुलर सेक्शन पे बात किया। यहां पे हमने 10 बजे के आसपास, लेट्स से 10 AM, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग दिस टाइम। तो 10 AM में क्या हो रहा है, मान लीजिए यहां वेलोसिटी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि टाइम के साथ में ये प्रॉपर्टी चेंज होगी या नहीं होगी। तो चलिए आधे घंटे बाद वापस आते हैं और आधे घंटे बाद हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे 10:30 पे जब हम लोग मेजर करते हैं, 10:30 AM पे मेजर करते हैं, तो यहां पे वेलोसिटी आती है 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या बोलोगे इसको, आप बोलोगे कि ये स्टडी फ्लो है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो चेंज ही नहीं हुई, पहले भी 5 मीटर पर सेकेंड थी, अभी भी 5 मीटर पर सेकेंड है। तो टाइम के साथ में टाइम तो चेंज हो गया, 10 AM से 10:30 AM हो गया, टाइम तो चेंज हो गया, लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। तो हम क्या मानेंगे कि ये एक स्टडी फ्लो हुआ होगा। लेकिन ये एक्चुअली गलत है, राइट, ध्यान समझिएगा। ये एक्चुअली इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी दी है ये थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें। देखिए, जब भी कोई भी एनालिसिस करते हैं, स्पेशली फ्लूइड काइनेमैटिक्स में अगर हम लोग बात करें, तो फ्लूइड काइनेमैटिक्स में 2 मेन वेरिएबल होते हैं जिनके वेरिएशन के हिसाब से हम लोग डिफरेंट प्रॉपर्टीज का वेरिएशन देखते हैं। तो वो 2 पैरामीटर क्या होते हैं, वो होते हैं टाइम और स्पेस। ध्यान समझिएगा, क्या मैंने बोला, टाइम और स्पेस। तो टाइम एक पैरामीटर है, ध्यान समझिएगा, एक पैरामीटर क्या है, टाइम है, और दूसरा पैरामीटर क्या है, स्पेस है, मतलब लोकेशन है, ठीक है। अगर आप में से जिसको भी, राइट, अगर आप जानना चाहते हो कि फ्लो स्टडी है या अनस्टडी है, आप अगर जानना चाहते हो कि फ्लो स्टडी है तो या अनस्टडी है, तो उस केस में आप एक को ही वेरी करोगे, टाइम के, देखो स्टडी या अनस्टडी टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, तो टाइम तो वेरी होगा लेकिन स्पेस फिक्स होना चाहिए। ध्यान समझिएगा, स्पेस फिक्स होना चाहिए। मतलब ये जो, अगर आपको स्टडी फ्लो चेक करना है तो टाइम तो आपका क्या होगा,
टाइम तो आपका चेंज होगा, टाइम चेंजेस, राइट, बट स्पेस क्या होना चाहिए बेटा, स्पेस आपका फिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। यानी ये जो हमने एनालिसिस की है ये हमें गलत इंफॉर्मेशन दे रही है। क्या गलत इंफॉर्मेशन, यहां पे हमने क्या किया, टाइम तो हमने चेंज किया लेकिन हमने लोकेशन भी चेंज कर दिया, स्पेस भी चेंज कर दिया। इस वजह से अब हमको पता नहीं, हो सकता है टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हुई हो लेकिन स्पेस की वजह से वापस चेंज हो गई हो। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो अगर आपको इस फ्लो में स्टडी या अनस्टडी चेक करना है तो आप टाइम को बेशक चेक करिए, टाइम को आप बेशक चेंज करिए लेकिन स्पेस को फिक्स रखिए। मतलब इसी लोकेशन में आपको 10:30 AM पे, ध्यान समझिएगा, 10:30 AM पे वेलोसिटी चेक करना है। अब मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। अब हम इसको बोल सकते हैं कि ये स्टडी फ्लो है। ये क्या है, स्टडी फ्लो है। यानी जब भी आप स्टडी फ्लो का डेफिनेशन कहीं पे भी लिख रहे हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में या वाइवा वगैरह में दे रहे हैं तो आपको ये चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि गिवन लोकेशन की बात होनी चाहिए। सिस्टम इज सेट टू बी इन अ स्टडी फ्लो व्हेन द प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ गिवन लोकेशन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब इसमें क्या होता है कि अगर प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, राइट, अगर कहीं पे टाइम, तो टाइम जब चेंज करें तो प्रॉपर्टी से, अगर मान लीजिए ऐसा होता कि 10 बजे हमने मेजर किया, प्रॉपर्टी 5 मीटर पर सेकंड आ रही है, 10:30 पे मान लो 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है, 4 मीटर पर सेकंड हो जाती, तो उस केस में हम बोलते कि ये स्टडी फ्लो नहीं है। स्टडी फ्लो नहीं है इसका मतलब क्या है, अनस्टडी फ्लो है। तो जब भी आप स्टडी या अनस्टडी फ्लो चेक करेंगे तो उसमें ध्यान देंगे कि स्पेस को आपको फिक्स रखना है। चलिए अगला पॉइंट आ जाते हैं कि यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है। जब भी आप किसी भी सिस्टम की यूनिफॉर्मिटी चेक करते हैं तो वो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस होता है। मतलब प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन चेंज नहीं होनी चाहिए, स्पेस चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, टाइम को फिक्स रखते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको किसी भी सिस्टम की यूनिफॉर्मिटी चेक करनी है, यूनिफॉर्म फ्लो है या नहीं है, राइट, या नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है, तो इस केस में टाइम को हम लोग फिक्स रखेंगे, राइट, और स्पेस को हम लोग चेंज करेंगे। स्पेस को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि अगर मान लीजिए यहां पे कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, अब आपको ये जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है चेक करना है कि फ्लूइड फ्लो जो हो रहा है वो यूनिफॉर्म फ्लो है या नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम टाइम पे दो अलग अलग लोकेशन पे, बहुत ध्यान से समझिएगा, टाइम चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक वेलोसिटी आप 10 बजे मेजर कर रहे हो, एक 10:30 बजे मेजर कर रहे हो। तो मान लीजिए यहाँ पे 10 AM की बात कर रहे हैं, राइट, 10 AM पे, और यहां पे भी आपको 10 AM की ही बात करना है। मतलब टाइम आप चेंज नहीं कर सकते, केवल लोकेशन चाहिए। फर्स्ट लोकेशन है, सेकंड लोकेशन है, लोकेशन आप चेंज करोगे। अब विद रिस्पेक्ट टू अगर यहां वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड आती है, एट द सेम टाइम यहां पे भी वेलोसिटी क्या आ जाती है, 5 मीटर पर सेकंड आ जाती है। अब इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मतलब जब भी आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है तो आपको बताना पड़ेगा ए फ्लो इज सेड टू बी यूनिफॉर्म फ्लो when the properties do not change with respect to space at a given time. Very important word है at a given time. और अगर प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा। क्लियर है? तो ये इंफॉर्मेशन एक्चुअली कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, राइट। कंटिन्यूटी इक्वेशन कुछ भी नहीं है, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, बस, और कुछ भी नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है फॉर फ्लो सिस्टम्स, ओपन सिस्टम्स, उसके लिए है। तो सर कैसे होगा, अच्छा, इसको पढ़ने के लिए आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं पहले बता देता हूं। जैसे मास क्या होता है आप समझिए, राइट, या फिर पहले डेंसिटी लिख देता हूं, राइट। डेंसिटी आप लोगों को मैं सबसे पहले, आई थिंक सेकंड लेक्चर में, जो सेकंड लेक्चर इसमें हुआ था उसमें मैंने आपको डेंसिटी के बारे में बताया था। डेंसिटी क्या होता था, रो।
तो रो क्या होता है, रो होता है हमारा मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, करेक्ट है, ये वी लिख लिया। तो अब हमारे पास मास का क्या हो गया, मास हो गया रो, राइट, मास हो गया रो इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम, या फिर मास इज इक्वल टू हो गया, या इसको वॉल्यूम में लिखा रहने दो क्योंकि वी से हम लोग वेलोसिटी लिख देंगे ना, इसलिए बोल रहा हूं, इसको वॉल्यूम ही लिखा रहने दो। रो इंटू वॉल्यूम, मास का वैल्यू क्या हो गया, रो इंटू वॉल्यूम। तो मास का वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, रो, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, राइट, एरिया इंटू लेंथ हो गया, राइट, ये क्या हो गया, एरिया इंटू लेंथ। लेकिन जनरली क्या है, ये फ्लो सिस्टम्स की बात हो रही है, फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लो होगा, तो फ्लो होगा तो वहां पे हमें मास से ज्यादा मतलब नहीं होता है, हमें मास फ्लो रेट से मतलब होता है। किससे मतलब होता है, हमें ज्यादा मतलब जो होता है वो मास फ्लो रेट से होता है। तो मास फ्लो रेट की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा कि हमें बेसिकली मास से मतलब नहीं है, हम टाइम से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं। इधर भी रो ए एल, हमने क्या किया, यहाँ पे टाइम से डिवाइड कर दिया क्योंकि हमें मास फ्लो रेट चाहिए, और यहाँ पे भी टाइम से डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, ये मास फ्लो रेट होगा जिसको एम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और एल बाई टाइम क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी हो जाता है, अरे मीटर पर सेकंड ही तो आएगा ना, तो ये वेलोसिटी आ जाएगा, इसको वी लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा रो ए वी आ गया, क्या आ गया, रो ए वी, ये होता है हमारा मास फ्लो रेट, ये क्या होता है, मास फ्लो रेट। अच्छा, अगर आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन को समझना है अच्छे से तो आपको मास बैलेंस आना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आना चाहिए, राइट। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट, बहुत सिंपल है, फ्लो सिस्टम्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो एज्यूम करिए कि आप एक कमरे में हैं, ठीक है, एक ये कमरा मान लीजिए हमारा एनालिसिस का एरिया है, सिस्टम है हमारा। तो इस कमरे में ये डोर ओपन है इस साइड में, और इस साइड में विंडो भी ओपन है। तो डोर से क्या हो रहा है, ध्यान समझिएगा, डोर से मान लीजिए 10 केजी पर सेकेंड मास एंटर कर रहा है, और विंडो से 8 केजी पर सेकेंड मास बाहर जा रहा है। मतलब 10 केजी पर सेकेंड मास इंटर कर रहा है, 8 केजी पर सेकेंड मास बाहर जा रहा है। तो कितना मास एक्युमुलेट हो रहा है रूम के अंदर, कितना मास एक्युमुलेट हो रहा है, 2 केजी पर सेकेंड। तो अगर हमें मास बैलेंस इस पर्टिकुलर कंडीशन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका रूम है, राइट, ये आपका रूम है, यहां पे आपका दरवाजा लगा हुआ था, राइट, ये आपका रूम है, मैं थोड़ी खाली जगह छोड़ दे रहा हूं ताकि ये लगे कहां से आ रहा है। ये आपका रूम है, मान लीजिए कुछ इस टाइप का सिस्टम है, यहां से 10 केजी पर सेकंड इंटर कर रहा है, 10 केजी पर सेकंड, लेकिन जो यहां से निकल रहा है वो 2 केजी पर सेकंड ही निकल रहा है। ये हमारा एरिया है जिसके एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। जब भी एनालिसिस करते हैं तो एक पर्टिकुलर स्पेस को लेके ही किया जाता है, करेक्ट है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान समझिएगा, इसको कंट्रोल वॉल्यूम भी बोल देते हैं, राइट, इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम, राइट, कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस भी उसको बोलते हैं, कि हमने एक फिक्स वॉल्यूम ले लिया, ठीक है। तो अब बताइए इसमें कितना मास एक्युमुलेट करेगा पर सेकेंड। सो इन दिस केस आई कैन से दैट, राइट, 2 केजी पर सेकेंड, 2 केजी पर सेकेंड मास stored 2 kg per second mass stored within the control volume, within the control volume। तो विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम जो है आपका 2 केजी पर सेकेंड मास एक्युमुलेट होता रहेगा। अब अगर इस वाले केस में अगर हम मास बैलेंस इक्वेशन लिखना चाहें, मास बैलेंस इक्वेशन लिखना चाहें तो मास बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, मास बैलेंस इक्वेशन आपका हो जाएगा कि 2 इज इक्वल टू 10 माइनस 8, ये हमारी मास बैलेंस इक्वेशन है। तो 2 इज इक्वल टू 10 माइनस 8 समझ में नहीं आई तो बचपन में पढ़े थे बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे 2 कुछ और बोल रहा है, 10 कुछ और बोल रहा है, 8 कुछ और बोल रहा है। 2 क्या बोल रहा है, रेट ऑफ मास एक्युमुलेटेड, ये क्या है, रेट ऑफ mass stored within the control volume, ठीक है। 10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 रिप्रेजेंट कर रहा है
rate of mass entering, rate of mass entering, और 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ मास लीविंग। यानी अगर ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग शब्दों में बयां करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि according to law of conservation of mass, according to law of conservation of mass, the rate of mass, the rate हो रहा मतलब with respect to time, the rate of mass accumulated within the control volume is equal to the rate of mass entering minus rate of mass leaving। यह बोल सकते हैं net rate of mass transfer। इसको अपन लोग बोलते हैं मास बैलेंस, और इसी मास बैलेंस पे कंटिन्यूटी इक्वेशन बेस्ड है। कैसे, वो अभी आपको हम बताएंगे। तो जो लिखने वाला पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूं। तो मास बैलेंस क्या है यहां पे आप समझिए। तो इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास the rate of mass accumulated within the control volume is equals to the net rate of mass transfer across the control volume। ठीक है, अब ये जो हमने अभी भी बात किया, ये बेसिकली स्टडी फ्लो नहीं है, ध्यान समझिएगा। ये बेसिकली क्या है, क्योंकि ये स्टडी फ्लो कैसे हो सकता है, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि किसी भी फ्लो को स्टडी होने के लिए गिवन स्पेस में, ये स्पेस है, गिवन स्पेस में प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होनी चाहिए। लेकिन मास तो खुद ही एक प्रॉपर्टी है ना, तो इसका इस कंट्रोल वॉल्यूम का मास कंटिन्यूअसली क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हर सेकंड 2 kg मास स्टोर होता जा रहा है, तो 2 kg मास तो बढ़ता जा रहा है ना। तो जो हमारा सिस्टम है ये तो अनस्टडी हो गया, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी चेंज होती जा रही। अच्छा, मास बढ़ेगा तो बाकी चीजें भी बढ़ जाएंगी, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, मास जो स्टोर होगा उसके बाद भी तो कुछ एनर्जी होगी, मॉलिक्यूलर एनर्जी होगी। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ जाए, हो सकता है प्रेशर बढ़ जाए, बहुत सारी चीजें बढ़ सकती हैं। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये एक अनस्टडी फ्लो की इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि मास एक्यूमुलेट हो रहा है, मास स्टोर हो रहा है। तो सर स्टडी की क्या इक्वेशन हो जाएगी? स्टडी की इक्वेशन ये हो जाएगी कि ये वाला जो रेट ऑफ मास स्टोर्ड विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम है ये 0 हो जाए, राइट? तो ये स्टडी हो जाएगा। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान समझिएगा। जब हमने 2 इज इक्वल टू, एक बस राइट आगे अभी मैं आपको बताता हूं। जब हमने इक्वेशन लिखा 2 इज इक्वल टू 10 - 8, ये क्या है? ये अनस्टडी के लिए है, ये अनस्टडी फ्लो है। क्यों अनस्टडी फ्लो है? क्योंकि मास एक्यूमुलेट कर जा रहा है सिस्टम के अंदर गिवन स्पेस पे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि स्टडी हो तो ये भाई साहब क्या होना चाहिए, ये आपका हो जाना चाहिए 0। ये आपका क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये 0 हो गया, और ये 0 होगा कब? ये 0 तभी होगा जब रेट ऑफ मास इंटरिंग मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ मास लीविंग होना चाहिए। रेट ऑफ मास इंटरिंग मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ मास लीविंग। तो यही मैंने बताया कि देखो इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पर इन जनरल हम लोग ये बोल सकते हैं कि बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द रेट ऑफ मास एक्यूमुलेटेड विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू द नेट रेट ऑफ मास ट्रांसफर अक्रॉस द कंट्रोल वॉल्यूम। लेकिन अगर आप स्टडी फ्लो की बात करना चाहते हो तो फॉर स्टडी फ्लो देयर शुड बी नो एनी एक्यूमुलेशन ऑफ मास विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम, एंड फॉर दिस द रेट ऑफ मास एंटरिंग मस्ट बी इक्वल टू द रेट ऑफ मास लीविंग होना चाहिए। मतलब जितना मास रेट ऑफ मास एंटर करे, 10 kg पर सेकंड से एंटर कर रहा है, 10 kg पर सेकंड से लीव कर जाए, हमारे सिस्टम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। बात खत्म। समझ में आएगी? नहीं समझ में आया? राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं, राइट। तो अब आ जाते हैं स्टडी 1 डायमेंशनल फ्लो की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? स्टडी 1 डायमेंशनल फ्लो के लिए अब देखो बेसिक्स हो चुका है, अब तो खाली अप्लाई करना है, राइट। तो बेसिक जब हो जाए, स्टडी 1 डायमेंशनल फ्लो की अगर हम बात करोगे तो देखो अभी जस्ट आपने देखा, जैसे मान लीजिए कुछ इस टाइप का डिवाइस है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल नोजल हो सकता है, डिफ्यूजर, कुछ तो डिवाइस है। तो इस टाइप का फ्लो, क्योंकि मुझे एरिया भी अलग दिखाना था, अगर डायरेक्ट पाइप बना दे तो बोलते एरिया कट जाएगा, इसलिए। और ये हमारा हो गया सेक्शन 1 और ये हमारा सेक्शन हो गया 2।
क्लियर है? ये वाला सेक्शन 1 हो गया। तो यहां से क्या हो रहा है, यहां से मास फ्लो रेट जो है वो m1 डॉट है, और यहां जो मास फ्लो रेट बाहर जा रहा है m2 डॉट है। अब मैं बोल रहा हूं कि स्टडी फ्लो है। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान समझिएगा। मैं बोल रहा हूं कि इट इज अ स्टडी फ्लो। ध्यान समझिएगा, मैंने आपको बोला फॉर स्टडी फ्लो, फॉर स्टडी फ्लो, राइट। तो स्टडी फ्लो के लिए क्या होना चाहिए भैया, कोई भी मास पाइप के अंदर स्टोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टोर हो गया तो फिर अंदर की प्रॉपर्टीज चेंज होने लग जाएंगी। समझ में आ रहा है? तो जितना ये कब होगा, अभी आपने पढ़ा फॉर स्टडी फ्लो there should be no any accumulation of mass within the control volume, so rate of mass entering must be equal to rate of mass leaving। तो rate of mass entering कितना है, m1 डॉट, रेट ऑफ मास लीविंग कितना है, m2 डॉट। तो यहां पे आ जाएगा बेटा कि m1 डॉट इज इक्वल टू आपका आ गया m2 डॉट, m1 डॉट इज इक्वल टू आ गया m2 डॉट। अगर आप पीछे वाली स्लाइड अगर आपको याद है, अगर आपको यहां पे पीछे वाली स्लाइड याद है, तो आप अच्छे से इस बात को समझ सकते हो, राइट, अच्छे से इस बात को समझ सकते हो कि जो मास फ्लो रेट होता है उसको रो ए वी लिखा जा सकता है, राइट। यानी अगर मैं आपको यहां पे बोलूं कि यहां पे अगर डेंसिटी है रो1, एरिया है ए1 और वेलोसिटी है v1, करेक्ट। तो m1 डॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, रो1 a1 c1, ये हो गया m1 डॉट इज इक्वल्स टू रो2 a2 c2। और ये ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी फ्लो के लिए है बेटा, स्टडी एंड वन डायमेंशनल फ्लो, स्टडी एंड वन डायमेंशनल फ्लो, क्योंकि हमने इस वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट लिया, हमारी वेलोसिटी सिर्फ इसी डायरेक्शन में, ऐसा नहीं कि पानी ऊपर भागा जा रहा है, हमने वन डायरेक्शनल लिया है। अभी 3 डायरेक्शन भी लेके देख लेंगे, ठीक है। अब उसका डेरिवेशन तो बहुत लेंदी होता है, डेरिवेशन तो नहीं करेंगे, बट इक्वेशन आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो स्टडी वन डायमेंशनल फ्लो के लिए हो गया। अब एक कंडीशन और इसमें अप्लाई कर देते हैं, फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लो, इनकंप्रेसिबल फ्लो। अब आपको याद होगा कि इनकंप्रेसिबल क्या बताया था मैंने बताया था कंप्रेसिबिलिटी, राइट। तो इनकंप्रेसिबल फ्लो का मतलब ये होता है कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर चेंज और समथिंग, राइट। तो वॉल्यूम का चेंज नहीं होना चाहिए। और वॉल्यूम क्या होता था, मैंने बताया था डेंसिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम। समझ में आ रहा है नहीं है? तो बेसिकली इनकंप्रेसिबल फ्लो के लिए मैंने आपको वहां पे बताया था कि डेंसिटी क्या हो जाएगी, रो1 इज इक्वल टू रो2 हो जाएगा। और अगर रो1 इज इक्वल टू रो2 हो गया तो ये रो1 इज इक्वल टू रो2 इज इक्वल टू रो हो गया, तो मान लो डेंसिटी कैंसिल हो गई। अच्छा यहाँ C1 नहीं, यहाँ पे V1 है, सॉरी। मैं जनरली वेलोसिटी को C से भी लिख देता हूं और V को वॉल्यूम से लिख देता हूं, इसलिए ऐसा हुआ है। और हमारे तुम्हारे केस में मैंने V1 लिखा था, तो इसलिए V2 लिख देता। आप लोग को लग रहा होगा C क्या है। जनरली मेरा नोटेशन ये है कि मैं जनरली V को वॉल्यूम लिखता हूं और C को वेलोसिटी लिखता हूं, इसलिए लिख दिया था मैंने, ठीक है। तो ये हट गया। तो अब आपका क्या आ गया, A1 V1 इज इक्वल टू आ गया आपका A2 V2। ये हमारा है कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये क्या है, इसी को बोलते हैं हम लोग, बोलते इसको भी है, ऐसा नहीं है ये भी कंटिन्यू, लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स के केस में ये ज्यादा एप्लीकेबल हो जाती है, क्योंकि हम लोग इनकंप्रेसिबल फ्लूइड लिक्विड्स की ही बात करते हैं, राइट। सो इट इज अ continuity equation for one dimensional study incompressible। समझ में आ रहा है? तो फॉर वन डायमेंशनल स्टडी इनकंप्रेसिबल फ्लो के लिए A1 V1 की जो वैल्यू होती है और A2 V2 की जो वैल्यू होती है वो दोनों सेम होती है, राइट। अब आपको समझ में सर ये A1 V1 और A2 V2 फिजिकली क्या सिग्निफिकेंस रखते हैं, फिजिकली क्या सिग्निफिकेंस है इस पर्टिकुलर पॉइंट का, ठीक है। वो भी हम आपको बता देते हैं कि फिजिकली क्या सिग्निफिकेंस है। फिजिकली बेसिकली ये डिस्चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको याद होगा
डिस्चार्ज मतलब होता है वॉल्यूम फ्लो रेट। डिस्चार्ज को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम फ्लो रेट। जो डिस्चार्ज होता है इसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है वॉल्यूम फ्लो रेट, मतलब वॉल्यूम जो फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, राइट। वॉल्यूम जो फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम। तो क्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ बाई टाइम। और अभी आपने देखा था कि लेंथ इंटू टाइम को हमने क्या बना दिया था? वेलोसिटी बना दिया था। तो Q इज इक्वल टू आ गया A इंटू वी। Q इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? A इंटू वी। अब आप समझिए, अब देखो, अब यहां से आपको सिग्निफिकेंस समझ में आएगा कि जब हमने ये वाला केस लिया, जब हमने ये वाला केस लिया तो एक सेक्शन मान लीजिए यहां पे है, एक सेक्शन मान लीजिए यहां पे है। तो यहां पे डिस्चार्ज कितना होगा? यहां पे वॉल्यूम फ्लो रेट कितना होगा? Q1 क्या हो जाएगा? A1 V1, ठीक है। यहां पे डिस्चार्ज क्या हो जाएगा? Q2 क्या होगा? A2 V2। और फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन जो अभी हमने डिराइव किया, हमें पता है कि, और ये किस केस में है याद रखिएगा, ये कौन सा केस हम लोग बता रहे हैं? स्टडी 1D एंड इनकम्प्रेसिबल, 1D इनकम्प्रेसिबल। तो अब मैं यहां पे भी ये बताना चाहता हूं कि आपका अभी हमने पढ़ा है फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, अगर देखा जाए फ्रॉम मास बैलेंस या कंटिन्यूटी इक्वेशन बैलेंस, हम लोग क्या देखे थे कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 था, यानी Q1 इज इक्वल टू क्या है? Q2। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो A1 V1 है वो डिस्चार्ज को ही रिप्रेजेंट करता है, और डिस्चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। किस केस में चेंज नहीं होगा? स्टडी 1 डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो, करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा। अगर आप एग्जाम में इसको इन्वर्टेड कामा लिख करके लिख दोगे ना सेमेस्टर एग्जाम में, तो बहुत अच्छे नंबर मिलने के चांस हैं। क्या लिखना है आपको? फॉर स्टडी 1 डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो, डिस्चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट। डिस्चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये बढ़िया बोल्ड करके बड़ा बड़ा लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। अब आगे आ जाते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। अच्छा, डिफरेंशियल फॉर्म का क्या है? अभी जो हमने लिया वो कुछ ऐसा सिस्टम था कि एक ही वेलोसिटी कंपोनेंट था, लेकिन अगर हम लोग कुछ ऐसा ले कि मान लीजिए 3D ले लें, राइट, ध्यान समझिएगा, 3D ले लें, कुछ ऐसा फ्लूइड एलिमेंट अगर हम लोग लेते हैं, राइट, कुछ ऐसा हम लोग फ्लूइड एलिमेंट लेते हैं, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे फ्लूइड तीनों साइड से एंटर कर सकता है। मतलब अभी तो तो जो एक्स डायरेक्शन में होता है उसको यू बोलते हैं, राइट। जो वाई डायरेक्शन में एंटर कर रहा होता है उसको वी बोलते हैं, और जो जेड डायरेक्शन में एंटर कर रहा होता है उसको डब्ल्यू बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो ये हमारे 3 कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो गए। एक्चुअल वेलोसिटी सेम हो सकती है, राइट, लेकिन एक कंपोनेंट हो गया यू एक्स डायरेक्शन में, वी हो गया और डब्ल्यू हो गया। अब अगर हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें, तो मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, वही मास बैलेंस लगा जो अभी मैंने बताया था वही लगाना है। आपको जो इक्वेशन मिल जाएगी वो मिल जाएगी, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, डो रो यू बाय, ये हो जाएगा डो एक्स प्लस डो रो वी बाय डो वाई प्लस डो रो डब्ल्यू बाय डो जेड प्लस डो रो बाय डो टी। क्योंकि टाइम के साथ भी तो चेंज हो ही सकता है ना, ये स्पेस के साथ है। ये जो रो और वेलोसिटी चेंज हो रही है किसकी वजह से हो रही है? किसकी वजह से हो रही है? स्पेस कोऑर्डिनेट्स की वजह से हो रही है। यहां पे जो डेंसिटी चेंज हो रही है वो टाइम की वजह से हो रही है। टी टाइम है, टेम्परेचर मत ले लेना, राइट। तो ये जो वैल्यू है, राइट, दिस वैल्यू इज गोइंग टू इक्वल्स टू 0। ये हमारी हो गई कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर थ्री डायमेंशनल फ्लो और डिफरेंशियल फॉर्म हो गई। क्लियर है? अब इसमें आप वेरियस केसेस लगा सकते हो, जैसे कि अगर आप लगा दो स्टडी फ्लो, केवल केस 1 हम लोग लगा देते हैं, यहां पे केस 1 हम लोग लगा देते हैं स्टडी फ्लो।
अगर स्टडी फ्लो होगा बेटे, स्टडी फ्लो हो जाएगा, राइट, अगर स्टडी फ्लो हो जाता है तो उस केस में डी रो बाई डी टी क्या हो जाएगा, सॉरी, डी रो बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट, स्टडी का मतलब क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस केस में आपका हो जाएगा डो रो बाय डो टी का वैल्यू हो गया आपका जीरो। तो आपकी इक्वेशन क्या आ गई, स्टडी फ्लो के केस में आ गई डो रो यू बाय डो एक्स प्लस डो रो वी बाय डो वाई प्लस डो रो डब्ल्यू बाय डो जेड इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई स्टडी फ्लो के लिए, 3 डायमेंशनल है स्टडी, 3 डायमेंशनल। अच्छा, यहां पे कोई भी एजम्पशन नहीं है, इस वाली इक्वेशन में कोई भी एजम्पशन नहीं है, स्टडी हो, अनस्टडी हो, कंप्रेसिबल हो, इनकंप्रेसिबल हो, सब जगह लगा दो, लेकिन इसके साथ क्या है, स्टडी फ्लो होना चाहिए। अच्छा, दूसरा केस मैं आपको लगा के दिखाता हूं, दूसरा केस में क्या लगा रहा हूं, इनकंप्रेसिबल फ्लो, सॉरी, दूसरा केस 2 मैं लिख रहा हूं यहां पे, केस 2 जो है वो दैट इज इनकंप्रेसिबल फ्लो। अच्छा, इनकंप्रेसिबल फ्लो का मतलब क्या होता है, अभी जस्ट मैंने बताया कि डेंसिटी कांस्टेंट हो जाती है, डेंसिटी कांस्टेंट हो जाती है। अब डेंसिटी का तो जनरल इक्वेशन क्या थी, पहले जनरल इक्वेशन लिख देता हूं, डो रो यू बाय डो एक्स प्लस डो रो वी बाय डो वाई प्लस डो रो डब्ल्यू बाय डो जेड प्लस डो रो बाय डो टी इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पे हमने लगाया इनकंप्रेस, स्टडी कुछ नहीं, बस डेंसिटी कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज वेल एज स्पेस, कुछ भी वो बदलेगी ही नहीं। लिक्विड का केस ले लो, राइट, जैसे लिक्विड है, इनकंप्रेसिबल फ्लो में लिक्विड का फ्लो है। अब लिक्विड की डेंसिटी तो चेंज होती नहीं, होती भी है तो बहुत माइन्यूटली चेंज होती है, उसको नेग्लेक्ट कर सकते। तो अब डेंसिटी अगर चेंज नहीं हो रही है चाचा, तो ये वाली वैल्यू तो हो गई जीरो, पहली चीज। अब ये डेंसिटी है कांस्टेंट, ध्यान समझिए, ये डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो बदल लें, तो ये बाहर निकाल सकते हो आप लोग। तो अगर हम लोग यहां पे डेंसिटी को बाहर निकाल लें तो क्या बचेगा, डो यू बाय डो एक्स प्लस डो वी बाय डो वाई प्लस डो डब्ल्यू बाय डो जेड इज इक्वल टू जीरो। अब रो इधर जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा डो यू बाय डो एक्स प्लस डो वी बाय डो वाई प्लस डो डब्ल्यू बाय डो जेड, ये वैल्यू हमारी हो गई जीरो। ये किसके लिए, ध्यान से, अच्छा, इसमें भले टाइम का टर्म नहीं है, पर ये स्टडी अनस्टडी दोनों के लिए है। कंडीशन क्या है, इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, राइट। सो वैलिड फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लो, राइट। सेकेंड पॉइंट, वैलिड फॉर स्टडी एज वेल एज, क्योंकि कंफ्यूजन होता है, लोगों को लगता है ये स्टडी इनकंप्रेसिबल के लिए, ना, ये वैलिड फॉर स्टडी एज वेल एज अनस्टडी फ्लो, दोनों के लिए वैलिड है, अनस्टडी। तो होपफुली आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, काम भर की इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। बाकी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।